3 दिसंबर 1934 को एलाइन एस्पोसितो नाम की लड़की के साथ एक हादसा होता है जिसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है और उसके बाद वो 37 साल और 111 दिन तक कोमा में ही रहती है। 25 नवंबर 1978 में कोमा के दौरान ही चलने वाले इलाज में उसकी मौत होती है। मतलब 37 साल लंबे चले इस कोमा से वो जिंदा वापस बाहर नहीं आ पाई। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था एडवार्डा ओबारा के साथ। तुमको शौक लगेगा ये जानकर के ये लड़की 42 साल तक कोमा में थी। हमने मूवीज में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं जहां पर कोई इंसान कोमा में चला जाता है और वो कई साल तक कोमा में ही रहता है। देखने और सुनने में ये चीजें काफी ज्यादा सिंपल लगती हैं। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि कोमा जो है वो एक नींद की तरह है। एक इंसान नींद में चला जाता है जहां पर ना उसे कुछ सुनाई देता है ना उसे कोई होश होता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि जब कोई इंसान कोमा में जाता है तो उसे कैसा महसूस होता होगा, वो क्या सोचता होगा, उसे क्या दिखाई देता होगा? जब वो कोमा में होता है तब उसके शरीर में क्या चल रहा होता है? जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है कि फैमिली वाले कोमा पेशेंट के सामने इमोशनल कहानियां बताते हैं, रो रो कर दिखाते हैं, उसका फेवरेट म्यूजिक बजाते हैं ताकि वो होश में आ जाए। तो क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि कोमा एक इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशन है कि उसे आज के मॉडर्न साइंस की हेल्प से भी पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है। और ये कोमा कोई सिंपल चीज नहीं है, ये भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो आज हम चलने वाले हैं कोमा पेशेंट के दिमाग के अंदर, जानने वाले हैं कि आखिर कोमा पेशेंट कैसा फील करता है, क्या सोचता है, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, आखिर क्या है इस कोमा का साइंस और इसके ऐसे ऐसे फैक्ट्स मैं आज आपको बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको मजा आ जाएगा। तो आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, क्योंकि अगर मैंने इससे ज्यादा लंबा इंट्रो दिया तो हो सकता है तुम भी कोमा में चले जाओ। तो अपने होश संभाल कर रखो और हो जाओ तैयार, क्योंकि हम चलने वाले हैं कोमा की दुनिया में आज के तगड़े वीडियो में। जब कोई इंसान कोमा में चला जाता है तो उसको जगाने के लिए, कोमा से वापस लाने के लिए उसके फैमिली मेंबर्स पूरी कोशिश करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं और वो ऐसे ऐसे नुस्खे आजमाते हैं जो उन्होंने बॉलीवुड की मूवीज में देखे होते हैं। जैसा कि कोमा पेशेंट से बात करना, उसके सामने रोना गाना, उसका फेवरेट म्यूजिक बजाना। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि कोमा पेशेंट के सामने ये सब नौटंकी करने से उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि भैया ना वो कुछ सुन सकता है, ना ही कुछ देख सकता है और ना ही कुछ फील कर सकता है। देखो, जैसे कि पुराने जमाने की मेडिकल टेक्निक्स उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, वैसे ही इन्वेस्टमेंट करने के भी पुराने तरीके आज के जमाने में उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गए हैं। जब बात इन्वेस्टमेंट की होती है तो एक राइट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के साथ साथ एफिशिएंट बनाए। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लेकिन हाई ब्रोकरेज फीस की वजह से आपका काफी पैसा ब्रोकरेज देने में ही चला जाता है। ऐसे में एक जेन्युइन ब्रोकर ढूंढना विद राइट फीचर्स थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और मैं अक्सर ऐसे ही प्लेटफॉर्म ढूंढता रहता हूं ताकि आप लोगों को भी बता सकूं और खुद भी ट्राई करके देख सकूं। तो मुझे रिसेंटली लेमन के बारे में पता चला, जो एक ऑल इन वन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऐप है और ये बिगिनर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों के लिए बना है। आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए लेमन आपको एक ऑफर दे रहा है। 31 मार्च 2025 तक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और FNO पर 0 ब्रोकरेज फीस लगेगी। मतलब आप एक ब्रोकरेज फ्री फाइनेंशियल ईयर का मजा ले सकते हैं, वो भी बिना किसी हिडन चार्जेस के। इस ऐप का इंटरफेस काफी ज्यादा सिंपल और यूजर फ्रेंडली है, जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को इजी और एक्सेसिबल बना देता है। इनके टॉप एनालिस्ट रेटिंग सेक्शन से आपको बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन मिल जाते हैं। इस ऐप के इन्वेस्ट इन सेक्टर के ऑप्शन में जाकर आप डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स देख सकते हैं। ये फीचर आपको टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टिंग विद लेमन। इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है, एक बार चेकआउट जरूर करना। और अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर, जानते हैं कि कोमा कितने तरह का होता है, कितना ज्यादा ये डेंजरस हो सकता है और कोमा पेशेंट्स किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अब चूंकि आज के मेडिकल साइंस में भी कोमा को पूरी तरीके से नहीं समझा गया है और ना ही इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कुछ लोग कोमा में जाने के बाद फिर से रिकवर हो जाते हैं, जिंदा बच जाते हैं, और कुछ लोग जब कोमा में जाते हैं तो वो कभी लौट कर ही नहीं आते। लेकिन जो लोग कोमा में नहीं गए हैं, उनका कोई साथी, उनका कोई दोस्त कोमा में चला जाता है, वो लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि कोमा एक डीप स्लीप है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारी समस्या इस कोमा वर्ड में ही छिपी हुई है। ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड कोमा से लिया गया है, जिसकी स्पेलिंग होती है KOMA और इसका मतलब होता है डीप स्लीप। लेकिन कोमा की जो सिचुएशन होती है ना, वो स्लीप वाली कंडीशन से बहुत अलग होती है। कोमा में गया हुआ पेशेंट बिल्कुल आपके उस फ्रेंड की तरह होता है जिसे आपने पैसे उधार दिए होते हैं। आप उसे चाहे कितनी ही आवाज लगा लो, कितनी ही बात कर लो उससे, उसे चाहे कुछ भी कह लो, सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ेगा
पड़ेगा, उसे आपकी बात सुनाई ही नहीं देगी। और ये बात पहले जमाने के पुराने डॉक्टर्स को भी नहीं पता थी, इसलिए कोमा के इलाज के लिए शॉक ट्रीटमेंट का भी यूज किया जाता था। शॉक ट्रीटमेंट मतलब कोमा पेशेंट्स के इधर आग जला दी या फिर उसे बिजली का झटका लगा दिया, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जिससे कि डर कर कोमा पेशेंट उठ जाए और कोमा से बाहर आ जाए। लेकिन अफसोस ये सारी टेक्निक्स फेल ही होती थी, और इससे डॉक्टर्स को समझ में आया कि चाहे तुम कितने भी झटके दे लो, कोमा पेशेंट को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस होता है। और पुराने जमाने में कोमा पेशेंट्स के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट्स कभी कभी कोमा पेशेंट्स के लिए ही खतरनाक और डेंजरस साबित हो चुके हैं। इसीलिए आज के जमाने के डॉक्टर्स इस तरीके के खतरनाक स्टंट्स नहीं करते। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ठीक है, हम समझ गए कि कोमा में और स्लीप में अंतर होता है। जब कोमा में कोई इंसान जाता है तो उसे कुछ सुनाई दिखाई या महसूस नहीं होता है, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी कोई इंसान 10 दिन में ही कोमा से बाहर आ जाता है और कोई इंसान 40-50 साल तक भी कोमा से बाहर नहीं आ पाता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोमा एक टाइप का नहीं होता, कोमा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और ठीक इसी तरह कोमा में जाने के बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कोई इंसान कोमा में कैसे जा सकता है, तो आपका जवाब होगा इंजुरी के द्वारा, खासकर हेड इंजुरी, मतलब सिर पर लगने वाली चोट की वजह से कोई इंसान कोमा में जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कोई इंसान सीरियस ट्रॉमा, हेड इंजुरी के अलावा ब्रेन ट्यूमर, डायबिटीज और इन्फेक्शन या ड्रग अल्कोहल के अब्यूज की वजह से भी कोमा में जा सकता है। और कभी कभी डॉक्टर्स अपने पेशेंट को जानबूझकर कोमा में डालते हैं ताकि उसका ब्रेन इंजुरी से बच जाए। इसे कहा जाता है मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा। यहाँ पर डॉक्टर जानबूझकर किसी पेशेंट के दिमाग को कोमा में डालते हैं ताकि उसके ब्रेन का प्रेशर कंट्रोल किया जा सके, उसके ब्रेन के नर्व सिस्टम की स्वेलिंग को कम किया जा सके। लेकिन ये तो कोमा का वो स्टेट है जो कि जानबूझकर क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान कोमा में जाता है तो उसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है वेजिटेटिव स्टेट। इस स्टेट में पेशेंट सोया रहता है और उसके शरीर के बेसिक फंक्शन चलते रहते हैं, मतलब वो सांस खुद से ले सकता है, उसका दिल अपने आप धड़कता रहता है, उसका शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, बॉडी प्रॉपर काम कर रही होती है, बस वो ऐसा लगता है जैसे कि सो रहा हो। एंड आपको जानकर शौक लगेगा कि ऐसा पेशेंट छींक सकता है, खांस सकता है और जिम्हाई भी ले सकता है। तो ऐसे पेशेंट के घर वालों के साथ कभी कभी प्रैंक हो जाता है। उनका पेशेंट जब जिम्हाई लेता है या फिर वो छींकता है तो उनको लगता है कि अरे हमारा पेशेंट तो होश में आ गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अभी भी स्टिल कोमा में ही है, बस उसकी बॉडी प्रॉपरली सारे काम कर रही है। और ऐसी स्टेट में जो कोमा पेशेंट होता है उसके शरीर में नॉर्मल बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब होती रहती हैं और डॉक्टर्स को इनका प्रॉपर इलाज भी करना पड़ता है। और इससे भी ज्यादा मजेदार बात तो यह है कि जब किसी कोमा पेशेंट को ठंड लगती है, मतलब उसके रूम का एसी बहुत तेज हो जाता है या उसकी बॉडी को साफ किया जाता है, ठंडे पानी से उसको नहलाया जाता है, तब वो अपने दिमाग के अंदर ऐसा सोच रहा होता है जैसे कि वो कोई बहुत ठंडी जगह पर है, वो किसी बर्फीली जगह पर एंजॉय कर रहा है। और ये एक्चुअली मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे कोमा पेशेंट जो अपनी इस कोमा वाली सिचुएशन से बाहर आए हैं उन्होंने डॉक्टर को ये स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक एक और स्टेट होती है और उसे कहा जाता है कैटाटोनिया। यहाँ पर पेशेंट कंप्लीटली स्टिल होता है, ना कोई मूवमेंट होता है ना ही कोई रिस्पॉन्स होता है, यहाँ तक कि सांस लेने से लेकर हार्ट की पंपिंग तक मशीन से करवाई जाती है। मतलब कोमा पेशेंट के शरीर की जो बेसिक फंक्शनिंग है जैसे कि सांस लेना या दिल का धड़काना, ये भी मशीन के थ्रू ही किया जाता है। अगर 1 सेकंड के लिए भी मशीन बंद हो गई तो कोमा पेशेंट कंप्लीटली ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में एक अच्छी बात यह है कि कोमा पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो डैमेज नहीं होता और उसकी रिकवरी के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा डेडली एक और कंडीशन है जिसे कहा जाता है ब्रेन डेड। ये है कोमा का 3rd स्टेट। यहाँ पर हायर ब्रेन फंक्शंस डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, बॉडी अपने आप ब्रीदिंग कर सकती है, उसके लिए मशीन की जरूरत नहीं होती, दिल धड़कता रहता है, उसके लिए मशीन की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसे स्टेट में रिकवरी के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होते हैं। आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी ये वर्ड जरूर सुना होगा, ब्रेन डेड, मतलब कोई ब्रेन डेड हो गया। तो फिर मतलब समझो कि वो गया, जब तक कि वो जिंदा है वो है, और उसके बाद जब कुछ गड़बड़ हुई तो वो गया। इसे अगर सिंपल एग्जांपल समझे तो ये आपके मोबाइल की तरह है, जहां पर आपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद भी बैटरी से मोबाइल को पावर मिलती रहती है, उसके बेसिक फंक्शंस अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। वो अपनी लोकेशन किसी को सेंड कर सकता है, उसका प्रोसेसर ऑन रहता है, और जब आप उसे फिर से स्विच ऑन करते हो तो आपका डिस्प्ले ऑन हो जाता है, वो आपके साथ मतलब मोबाइल आपके साथ इंटरेक्ट करने लगता है। कोमा में भी यही सीन है, शरीर चलता रहता है, सारे काम प्रॉपरली होते रहते हैं अलग अलग स्टेज में, बस जो इंसान है वो आपके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता क्योंकि वो अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, वो बेहोशी की हालत में होता है। लेकिन अगर कोमा के दौरान इलाज में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो इंसान और भी ज्यादा गहरी डीप स्लीप में जा सकता है। मतलब अगर उस इंसान की सिचुएशन बिगड़ी तो हो सकता है वो ऐसे कोमा में चला जाए जहां से वो कभी बाहर वापस ही ना आ पाए। अब बहुत सारे खुरापाती लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई कोमा इतना भी कुछ बुरा नहीं है, मतलब इंसान पड़ा रहता है, अपनी ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है,
तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं, कोमा पेशेंट्स के साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिनमें से कि एक है मसल एंट्रोपी। मतलब आप खुद सोचो, अगर आप केवल 2 हफ्ते तक सोफे पर ही पड़े रहो और नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखते रहो तो आपके शरीर के साथ क्या होगा। आपके शरीर के जो मसल्स है ना वो ढीले पड़ जाएंगे, और अगर आपको तुरंत उठकर भागना पड़े तो हो सकता है आप वो ना कर पाओ। तो जो इंसान कोमा पेशेंट और वो सालों साल तक बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसके शरीर ने जरा सा भी मूवमेंट नहीं किया है, सोचो उसके शरीर की क्या हालत हो चुकी होती है। मतलब जब वो कोमा से जागता है तो उसको अपने शरीर को फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाने में ही सालों का समय लग जाता है। उसके मसल्स कंप्लीटली वीक हो चुके होते हैं, बहुत सारे मसल्स की तो मेमोरी भी जा चुकी होती है। और अगर आप ऐसे इंसान हो इसको ये नहीं पता कि मसल्स की भी मेमोरी होती है तो एक बार गूगल पे चेकआउट जरूर कर लेना। लेकिन ये तो केवल एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है बेड सोरेस। मतलब एक ही समय तक अगर कोई इंसान का शरीर बिस्तर पर पड़ा रहे तो उसके बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उस जगह की खाल सड़ने लगती है, वहां पर बहुत सारे घाव हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। और ये जो सिचुएशन है ना ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है और मतलब बहुत ही डरावनी होती है। ये मैंने एक इंसान के साथ होते हुए देखा था अपनी आंखों से। वो इंसान काफी लंबे टाइम तक बेड रेस्ट पर था, मतलब बेड पर ही था, और जब मतलब उनको जब नहलाने धुलाने के लिए पलटाते थे तो उनकी पूरी पीठ में खून ही खून रहता था, छाले ही छाले, घाव ही घाव, ऐसा लगता था जैसे कि आधी बॉडी सड़ गई हो। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन होता है। ये तो केवल 2 प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई। अगर कोई इंसान 1 साल से ज्यादा कोमा पर रहता है, बेड रेस्ट पर रहता है, तो उसके शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिन्हें समझना और जिन्हें रिसॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कोमा पेशेंट की रिकवरी पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर पेशेंट्स कुछ ही हफ्तों में रिकवर कर जाते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर रिकवर होने के बाद पेशेंट्स में कुछ डिसेबिलिटीज रहती हैं, लेकिन उनको नर्व सिमुलेशन की टेक्निक के द्वारा सही किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, वेजिटेटिव स्टेट के जो पेशेंट्स होते हैं, आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस की हेल्प से उनको सही कर पाना काफी ज्यादा ईजी है। ईजी का मतलब ये नहीं है कि एक गोली दी और पेशेंट सही हो गया। इजी का मतलब ये है कि पॉसिबल है। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे जहां पर कोई इंसान कोमा में चला जाता है और जब वो वापस आता है तो ऐसा दावा करता है कि भाई वो टाइम ट्रेवल करके आया या पैरेलल यूनिवर्स में घूम कर आ गया। हालांकि ऐसे दावों में से 90% तो फेक ही होते हैं, लेकिन अगर उन लोगों की बातों का विश्वास किया जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब कोई इंसान कोमा में जाता है, अनकॉन्शियस होता है हमारी दुनिया में, तो हो सकता है वो दिमागी तौर पर किसी और दुनिया में घूम फिर कर आ गया हो। हालांकि इन चीजों का अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे कोमा की सिचुएशन का इस्तेमाल टाइम ट्रेवल या फिर पैरेलल यूनिवर्स में जाने के लिए किया जाने लगे। हो सकता है साइंटिस्ट कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ ले जहां पर बॉडी को यहां पर कोमा में डाल दो और वहां दूसरी दुनिया में या फिर दूसरे समय में उस बॉडी को ले जाकर एक्टिवेट कर दो। लेकिन ये सारी बातें तो अभी केवल थ्योरी हैं। असलियत तो ये है कि अगर कोई इंसान कोमा में चला जाता है तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती है, खासकर तब तक के लिए जब तक वो पूरी तरीके से रिकवर ना हो जाए। देखो ये सारी बातें कहने सुनने में काफी ज्यादा आसान लगती हैं, लेकिन जिस इंसान का कोई फैमिली मेंबर कोमा में गया है वही आपको बता सकता है कि कोमा पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्या गुजरती है। और जो इंसान कोमा से निकल कर रिकवर होकर आया है वही आपको अच्छे से बता सकता है कि कोमा में जाकर कैसा लगता है। वैसे देखा जाए तो कोमा पेशेंट्स का सर्वाइवल रेट 15% होता है, और जितना लंबा कोमा चलता है इंसान के सर्वाइव करने का और रिकवर करने के चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो जाते हैं। और इसीलिए कई बार डॉक्टर इस चीज की सलाह भी देते हैं कोमा पेशेंट के फैमिली मेंबर को कि आपका जो पेशेंट है वो रिकवर तो नहीं हो सकता, आप चाहें तो उसको मर्सी डेथ दे सकते हैं, मतलब उसको इस जीवन से मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन 90% फैमिली मेंबर्स इस चीज के लिए एग्री नहीं करते। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इस बात से जरूर एग्री हो गए होंगे कि हमको कोमा के बारे में जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, कोमा उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और कहीं ज्यादा डेंजरस है। तो अगर तुम्हारा कोई जानने पहचानने वाला या कोई फैमिली मेंबर कभी कोमा में गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है ये भी मुझे बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और इन्फॉर्मेटिव और तगड़े वीडियो में। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, काफी नॉलेज मिला होगा। और ऐसा वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।